नमस्कार, ये है आपका मॉर्निंग मार्केट अपडेट 29 अक्टूबर 2020 का। पहले वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं। कॉस्पी 1.82% डाउन था। एसजीएक्स निफ्टी 0.35% अप है। ये पहले डाउन में खुला था लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। हैंग सेंग जो है 1.35% डाउन है। निकाय 0.8% डाउन है। S&P 500 और नास्डैक दोनों ही 3.53 और 3.73% डाउन है। ऐसे ही यूरोपियन इंडाइसेस जो थे और डाउ जोन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं कल रात। गोल्ड का दाम 0.12% ऊपर है, $1878 पर चल रहा है पर आउंस। यूएस डॉलर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, 74.23 चल रहा है अब। ये हैंडल फर्स्ट टाइम टच कर रहा है काफ़ी दिनों बाद। ये 73 के हैंडल पे चल रहा था काफ़ी दिन से। आज के रिस्क इवेंट्स की तरफ अगर हम लोग देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स है आज। जापान में बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक ऑफ जापान काफ़ी अकोमोडेटिव रहेगा वायरस के वापस आने के चक्कर में, और बाकी जितने भी क्यूज़ है, ग्लोबल क्यूज़ है, रिस्क इवेंट्स है और रिकवरी स्लो होने की वजह से सारी ही सेंट्रल बैंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव है। कल रात जैसे हमने देखा कैनेडियन सेंट्रल बैंक ने भी काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस लिया है। 2023 तक कोई रेट राइज नहीं करेंगे, रेट हाइक नहीं करेंगे, ये बोल दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव ईजिंग करने का भी फैसला लिया है। बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सवेरे 8:30 बजे आएगा। 2:30 बजे के आसपास जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का फिगर आएगा अक्टूबर के लिए। इसका फोरकास्ट -5,000 का है। इसका प्रीवियस जो नंबर था ये -8,000 का था। इसके बाद 6 बजे यूएस का क्वार्टर 3 के लिए जीडीपी डेटा आएगा। 31% का फोरकास्ट है इसमें। प्रीवियस जो था ये -31.4% है। याद रखिएगा कि ये एनुअलाइज्ड फिगर है क्वार्टर, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है आपको। जो असली फिगर होता है ये इतना बड़ा नहीं रहेगा। यूएस की तरफ से सेकेंड जो डेटा आएगा वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का रहेगा। ये वो क्लेम्स है जो जॉबलेस डेटा होता है उन्हें दर्शाता है। ये 775,000 का फोरकास्ट है, 787,000 प्रीवियसली आया था। इसके बाद हम रुक करेंगे यूरोपियन इकोनॉमी का। वहाँ पर 3 से 4 बड़े बड़े डेटा पॉइंट्स है। ईसीबी जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इन्हीं के चारों के चारों डेटा पॉइंट्स हैं। उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो डिपॉजिट रेट फैसिलिटी, ईसीबी मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी और ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, और इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है ईसीबी का, ये चारों ही एक साथ रिलीज़ होगा। इसके बाद लगभग 45 मिनट बाद ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। ये दोनों ही इवेंट्स काफ़ी बड़े इवेंट्स माने जा रहे हैं, क्योंकि जबकि अकोमोडेटिव स्टांस जो है ये काफ़ी समय से ईसीबी लेता आ रहा है, ये बार इस अकोमोडेटिव स्टांस को और शायद बढ़ा दे। जैसा कि आप जानते हैं यूरोप में वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सेकेंड वेव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। हर जगह लॉकडाउन, जर्मनी और फ्रांस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन बोलना स्टार्ट किया है। तो ईसीबी की तरफ से भी शायद हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा अकोमोडेटिव स्टांस देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन अनचेंज रेट्स का है, लेकिन जो फॉरवर्ड गाइडेंस देंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। 7:30 बजे यूएस का पेंडिंग होम सेल्स जो मंथ ऑन मंथ फिगर है, सितंबर के लिए जो फिगर आना है, इसका अनाउंसमेंट होगा। इसका फोरकास्ट 3.4% है। जो प्रीवियस था ये 8.8% है। अगेन ये मंथ ऑन मंथ फिगर है तो इतने बड़े वेरिएशंस स्वाभाविक है इसमें। अर्निंग्स कैलेंडर की तरफ रुक करते हैं तो आज मारुति सुजुकी, डेविस लैब, बर्जर पेंट्स, अंबुजा सीमेंट, टीवीएस मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, हैवेल्स, चोलामंडलम फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, सन टीवी नेटवर्क, ग्लेनमार्क, टाटा केमिकल्स, अपोलो टायर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ब्लू डार्ट, बीपीसीएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो है, इनके अर्निंग्स आने हैं। इसके साथ ही साथ काफ़ी और भी थे कंपनीज जिनके अर्निंग्स आने वाले हैं। शायद उनसे कम इफेक्ट पड़ेगा मार्केट को। वैसे भी जो मेजर इफेक्ट पड़ रहा है वो अर्निंग्स की वजह से नहीं पड़ रहा है, ये ग्लोबल क्यूज़ की वजह से है। काफ़ी ज़्यादा रिस्क इवेंट्स है अगले वीक में और ये वीक में भी, तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा फंड्स ने अपने पैसे निकाल लिए हैं फॉर द टाइमिंग मार्केट से। तो ये थोड़ा हमें टेम्प्रेरी प्रोसेस लगता है। वी एक्सपेक्ट कि ये थोड़े दिन में वापस करेक्ट होकर वापस नॉर्मल जो बुलिश ट्रेंड था इसमें वापस आ जाना चाहिए, अनलेस जो यूरोप में और यूएस में जो वायरस के
डेथ्स है, वायरस का स्प्रेड है, ये और सेकेंड वेव में और ना बढ़ जाए, उस केस में शायद फिर से और गिर सकता है ये मार्केट। आगे रुक करते हैं कल जो अर्निंग्स आए इनकी तरफ। एक्सिस बैंक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1680 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। लास्ट अर्निंग्स अपडेट में इनका लॉस था। हीरो मोटोकॉर्प जो टैक्स के बाद उनका प्रॉफिट 9% से ऊपर है ईयर ऑन ईयर, 953 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट है इनका आफ्टर टैक्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन इसने नेट प्रॉफिट 87% ऊपर है इसका, 321 करोड़ का। ये भी काफ़ी अच्छा अर्निंग्स आया है, ये लगातार काफ़ी अच्छा अर्निंग्स देता जा रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। थायरोकेयर का नेट प्रॉफिट 22% अप था 43 करोड़ पे। जैसे कि आप जानते हैं कोविड के समय पे इनका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट 140 करोड़ का था। एमसीएक्स का नेट प्रॉफिट 18% से गिर गया, 58.55 करोड़ का था। क्यूमेंस इंडिया का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 168% से ज़्यादा था, 189 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आया है इनका बिफोर टैक्स। पीआई इंडस्ट्रीज़ का नेट प्रॉफिट 77% ऊपर था, 217 करोड़ का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आया इनका। ब्लू स्टार का प्रॉफिट 60% से डाउन था, 15 करोड़ के आसपास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर आया है। नवीन फ्लोरिन का नेट प्रॉफिट 43% अप था, 67.78 करोड़ के आसपास। कार्बोरंडम का नेट प्रॉफिट 86 करोड़ पे था। एफएसएल का नेट प्रॉफिट 110 करोड़ पे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट 175 करोड़ पे। टाटा कॉफ़ी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 6% अप था 42 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर। एंड फाइनली यूटीआई एएमसी का Q2 का रिजल्ट नेट प्रॉफिट 12% से डाउन था, 118 करोड़ कमाए हैं इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। तो ये था आपका अर्निंग्स अपडेट। आप देख लेते ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस को। जैसे कि हमने कल बताया था, सेंसेक्स और निफ्टी में ये जो चैनल बन रहा है, इस चैनल के हम लोग ठीक टॉप पर थे। कल एक दिन में ये चैनल ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। अब ये जो प्राइस है ये काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। ग्लोबल क्यूज़ के चलते और भी नीचे आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है। इसके वजह से इसका जो नीचे वाला लाइन होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे पाएगा। अगर ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है, अगर ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज़ ऐसे हैं कि इसका जो मोमेंटम डाउनसाइड में और ज़्यादा रहे, तो ये इजीली इस लाइन को ब्रेक करते हुए एक फॉल्स ब्रेकआउट या फिर एक डिसेंट सा ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। हालांकि ये जो प्राइस है ये प्राइस फिबोनाची सीरीज़ के प्राइस में आता है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। हमारा यही मानना होगा कि मार्केट से दूर रहने में ही भलाई है। एटलीस्ट नेक्स्ट जो रिस्क इवेंट है यूएस इलेक्शंस के आने तक मार्केट इसी तरह वॉलेटाइल रहने वाला है। आज अक्टूबर की एफएनओ एक्सपायरी है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा इंडियन मार्केट्स में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जो इंडियन विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, इसे आप ट्रैक करते रहिए। अगर इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखता है आपको, तो मोर ऑफन देन नॉट निफ्टी और सेंसेक्स भी नीचे आएंगे। तो ये एक तरह से ऑपोजिट वे में कोरिलेटेड है। अब हम लोग करते हैं ब्रॉड बेस्ड निफ्टी की तरफ। निफ्टी भी कल ठीक वैसे ही रिट्रेस किया जैसे सेंसेक्स ने करना था। हमने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये इस पूरे चैनल के अंदर ही दोनों के दोनों रहे हैं। अगेन ग्लोबल क्यूज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। यूएस और यूरोपियन इंडाइसेस 3 से 4% डाउन है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो बेरिश प्रेशर है ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हम सजेस्ट करेंगे कि आप बाई साइड से एंट्री ना ही ले तो बेटर है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। जो लोअर ट्रेंड लाइन है चैनल का, ये फिर से जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये एक वीक सपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू दी अपर ट्रेंड लाइन। जो अपर ट्रेंड लाइन होता है एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्रेंड चैनल में, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो आप यहाँ से एक कॉल लेना ज़्यादा सेंस बनता है। यहाँ पर आप कॉल लोगे तो बिकॉज मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है डाउनवर्ड साइड में, तो ये ईजिली इस लाइन को ब्रेक कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो एफएनओ एक्सपायरी भी आने वाली है, आज अक्टूबर की एक्सपायरी है, अक्टूबर सीरीज़ की एक्सपायरी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इसकी वजह से भी मिल सकता है। जो बेरिशनेस है ये हमारे हिसाब से बस यूएस इलेक्शंस तक रहने वाला है। लोग काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसीज वायरस के चलते जो लॉकडाउन हो रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि हमारा मानना है कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी मार्केट के प्राइसेस में लगभग प्राइस्ड इन हो चुकी है। सेकेंड वेव जनरली कोई भी पैंडेमिक का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये पहले से एक्सपेक्टेशन था ही। तो हमारा ये मानना है कि रिस्क इवेंट के बाद, जो यूएस इलेक्शन के इवेंट के बाद, ये चीज़ें अपने आप थोड़ी सी सबसाइड हो जाएगी।
ईसीबी और बैंक ऑफ जापान का आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस लेंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। अब रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज और कल रात में जो जो न्यूज़ हुआ है इसे हम पहले देख लेते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स स्पाइक्स टू हाईएस्ट सिंस जून। जैसे कि हमने आपको बताया था, जब भी ऐसा एक सिचुएशन आता है जहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है जिसे पॉपुलरली फियर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर जाता है। तो कल भी यही हुआ। CBOE का वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है विक्स जिस नाम से जाना जाता है, वो अपने हाईएस्ट लेवल सिंस मिड जून हाईएस्ट लेवल पहुंच चुका है। इसका रीज़न जो लॉकडाउन हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम यूरोप और यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में खासकर, वो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फंड्स जो है ये रिस्क इवेंट में अपना जो फंड्स है ये पहले से निकाल के बैठे हैं। इनको यहाँ पर कॉल नहीं लेना है क्योंकि ये रिस्क इवेंट काफ़ी बड़ा है, 4 साल में एक बार होने वाला इवेंट है। जर्मनी और फ्रांस जो है इन्होंने नए लॉकडाउन्स लगा दिए हैं अपने कंट्री में। जर्मनी ने लगभग 80% जो बिजनेस है इन्हें शट डाउन कर दिया है। चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने स्टेट के जो प्रीमियर्स थे इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्शियल लॉकडाउन करने का बात कर लिया है। उसमें सारे जो बार्स है, रेस्टोरेंट्स है, सिनेमा घर जो है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ट्रेड फेयर्स, ये नवंबर 2 से लेकर नवंबर 30 तक बंद रहेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है। फ्रांस में 50,000 से ज़्यादा न्यू केसेस आए हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो एक टेलीवाइज्ड एड्रेस देने वाले हैं शाम में, और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा कर्फ्यू मेजर्स लगा देंगे। ईसीबी और बैंक ऑफ जापान टू डिसाइड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि हमने पहले ही बताया, ईसीबी और बैंक ऑफ जापान आज डिसाइड करेंगे इनके इंटरेस्ट रेट्स को। बैंक ऑफ जापान जो है ये अपने उसी अकोमोडेटिव स्टांस पे रह जाएगा, ऐसा काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ईसीबी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिव रहने वाला है, लेकिन ये आगे और दिनों में और ज़्यादा अकोमोडेशन दिखा सकता है। खासकर दिसंबर की जो मीटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा ईसीबी अकोमोडेटिव स्टांस ले ले। फिर से बताते हैं, अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो है ये इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं करेगा और लिक्विडिटी जो होती है, बैंक्स को लिक्विडिटी एक्सेस में प्रोवाइड करता रहेगा। इसे हम अकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है इन्हें रिकॉर्ड लोस तक रखने का फैसला कर लिया है 2023 तक। ये इनके डॉट प्लॉट से आता है। इन्होंने रेट्स अनचेंज रखे थे। उनका ऐसा मानना है कि 2023 तक जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी है, फुल्ली ऊपर तक नहीं आ पाएगा। इन्फ्लेशन 2% के नीचे रह जाएगा। इसीलिए जो बैंक है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये और ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस लेंगे। जो सरप्राइज था वो उनका क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग प्लान को। इन्होंने प्लेज कर लिया है जो परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो परचेज किए थे मिनिमम 4 बिलियन का, डाउन फ्रॉम 5 बिलियन। उन्होंने बोल दिया कि जो परचेजेस है ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए रहेगा। इसका मतलब ये आगे के जो एंड है उसके भी इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी नीचे रखना चाहते हैं। कल रात ट्विटर में एक इंटरनल नेटवर्क एरर आया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को एशिया में इम्पैक्ट पड़ा है। शायद आपको भी पड़ा होगा। ये अब रिजॉल्व हो चुका है ट्विटर के हिसाब से। हालांकि कल पिंटरेस्ट का जो अर्निंग्स था ये बहुत ज़्यादा अच्छा आने की वजह से ट्विटर और बाकी जो टेक स्टॉक्स थे इनमें थोड़ा बहुत रैली आया था बीच में। S&P 500 डाउ ये दोनों के दोनों लेट सितंबर लोस तक गिर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, वायरस का जो बढ़ना, सडनली बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इवेंट माना जा रहा है क्योंकि इसके साथ ही साथ लॉकडाउन्स यूरोपियन कंट्रीज़ में आना स्टार्ट हो गए। यूएस में भी जल्द ही शायद लॉकडाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन हमारा ये पर्सनली मानना है कि आफ्टर नवंबर 3 के इलेक्शंस के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कम होती हुई नजर आएगी। हेल्थ ऑफिशियल्स डॉक्टर फाउची जो है उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि यूएस जो है ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर है। 3rd कॉन्जिक्यूटिव डे है जहाँ पर यूएस ने एक रिकॉर्ड हाई लगाया है एवरेज डेली कोविड-19 के केसेस का। ट्यूसडे को एक ऑल टाइम हाई हिट किया था 71,832 केसेस का। जो पिछला रिकॉर्ड था मंडे का था उसे बढ़ाते चले गए ये लोग। इटली में 24,991 न्यू केसेस आए हैं 24 घंटे के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोम्बार्डी रीजन में सबसे ज़्यादा ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि कंट्री के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। 205 डेथ्स जो है ये इन्हीं 24 घंटों में देखने को भी मिला है। तो ये काफ़ी ख़राब नंबर्स है।
अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मेजर यूरोपियन इकोनॉमीज जो है ये वैसे ही लॉकडाउन में जा रहे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इंडिया की न्यूज़ की तरफ देखते हैं तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये सपोर्ट करता है नेचुरल गैस को जीएसटी के अंदर लेके आने का। ये काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं इन्होंने पहले से ही ये एक सजेशन दे रखा था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल के ऊपर ये डिसीजन पेंडिंग होगा, और क्योंकि स्टेट्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आता है तो ये जनरली जीएसटी में लाना प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए भी पहले इन्होंने इसे जीएसटी में नहीं लाया था। होपफुली अगर ये जीएसटी में ले आते हैं तो इंडस्ट्री का काफ़ी फायदा हो पाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक ने 174 करोड़ का फाइनल डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। ये टोटल डिविडेंड जो है ये 280% का दे दिया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। जो एमवी गौतमा है जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने 140% का फाइनल जो डिविडेंड चेक था 174 करोड़ का, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ये हैंडओवर कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रक्षा मंत्री को ये हैंडओवर किया गया है। इंटरिम डिविडेंड जो दिया था इन्होंने फेस वैल्यू एक रुपये की इक्विटी शेयर के हिसाब से 140% का इंटरिम डिविडेंड पे किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फरवरी 2020 में। तो इंटरिम डिविडेंड में 140% और बचा हुआ जो 140% है ये अभी पेमेंट हुआ है। तो टोटल जो अमाउंट निकल के आता है ये लगभग 174 करोड़ का फाइनल डिविडेंड पेमेंट हो चुका है। विप्रो ने जर्मनी के सैप के साथ रियल एस्टेट क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए टाई अप कर लिया है। विप्रो ने कहा कि उन्होंने सैप एसई के साथ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस देने के लिए उनके साथ टाई अप कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ है विप्रो के लिए। विप्रो का सेकंड जो बड़ा न्यूज़ था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। विप्रो ने चेन्नई बेस्ड एक कंपनी को खरीद लिया है। इस कंपनी का नाम ऑनकोर थीम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक स्पेशलिस्ट है प्रोवाइडिंग SaaS एंड क्लाउड सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। ये टोटल परचेज 95 करोड़ का है कंपनी फाइलिंग के हिसाब से। जो कैश डील है ये एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होना ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग December 31, यानी दिसंबर क्वार्टर में ये जो पूरी कैश डीलिंग है ये खत्म हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। आरबीआई ने एक मॉनिटरी पेनल्टी लगाया है 22 लाख रुपए का ऑन डीसीबी बैंक। आरबीआई ने अक्टूबर 28 को मॉनिटरी पेनल्टी लगा दिया डीसीबी बैंक पर और जियो पेमेंट्स बैंक पर फॉर वेरियस रूल वायलेशंस। द सेंट्रल बैंक ये जो पेनल्टी लगाया है डीसीबी बैंक पर ये नॉन कंप्लायंस के लिए लगाया है विद सर्टेन प्रोविजंस ऑन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मिल बैठकर फिर से इकोनॉमी के बारे में चर्चा की है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि इसके तहत डिस्कशंस ऐसे आ रहे हैं, सोर्सेज स्टोरी ऐसे आ रही है कि थर्ड जो हमारा स्टिमुलस पैकेज है ये भी शायद दिया जा सकता है। अगर ये हुआ तो इक्विटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, कंपनीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ ये मीटिंग हुआ था। ये सारे जो दो स्टिमुलस पैकेज जो पहले दिए गए थे, पहले जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज और उसके बाद जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया था, ये दोनों ही पैकेजेस का क्या इफेक्ट पड़ा है ये अब तक देखा गया, इनकी चर्चा की गई है और एक थर्ड स्टिमुलस की ज़रूरत है ऐसा भी सबने बोला है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव नोट भी हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी दिन से रहा है तो सडनली आपको तो देखने ये नहीं मिलेगा जब तक ये पूरा स्टोरी जो है ये डेवलप नहीं हो जाता। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज़ ने सेस में कटौती करने के लिए गवर्नमेंट से बोला है। ये चीज़ पहले भी बोला गया था। जो नेशनल गैस सेक्रेटरी है तरुण कपूर, उन्होंने बोला कि सारे कंपनीज़ को ये चाहिए ही, बट गवर्नमेंट और भी किन तरीक़ों से इन कंपनीज़ की मदद कर सकती है ये गवर्नमेंट देख रही है। इंडिया के DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने रिवाइज्ड कैबिनेट नोट 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन थोड़े दिन में ही होने वाला है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये 500 बिलियन से 550 बिलियन रुपीस तक इकट्ठा कर पाएगा ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो 4G स्पेक्ट्रम होगा ये मार्च में जो फिस्कल ईयर एंडिंग हो रहा मार्च 31 में उसके पहले करने का गवर्नमेंट ने सोचा है। ये पहले दिसंबर में होने वाला था, इसे डिले कर दिया गया, अक्टूबर से इसे डिले कर दिया गया। ये दिसंबर में होने का प्लान था, बट अब देखकर लग रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक ही हो पाएगा। बाकी न्यूज़ अगर देख लें तो पिरामल फार्मा ने नवीन फ्लोरिन का जो स्टेक था कन्वर्जेंस केमिकल में, इसे 65 करोड़ में बाय आउट कर लिया है। इसी के साथ कन्वर्जेंस केमिकल में पिरामल फार्मा का 100% स्टेक हो चुका है।
इंडिया बुल्स हाउसिंग ने और अपना स्टेक ओक नॉर्थ बैंक में बेच दिया है 20 करोड़ से। इससे लगभग 2500 करोड़ के आसपास का रेजिंग हो चुका है इंडिया बुल्स का। भारती एयरटेल के सीईओ ने कहा है कि ये 4G स्पेक्ट्रम उठाएंगे जैन और मार्च के ऑक्शन में, लेकिन 5G स्पेक्ट्रम जिन प्राइजेस पे आज अवेलेबल है इन प्राइजेस पर ये नहीं उठाएंगे। तो ये शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर 5G मेजर जो कंपनीज है, जियो जैसे कंपनीज है, ये 5G में काफ़ी ज़्यादा घुसने का प्लान कर चुके हैं। जो रिफॉर्म्स है IPO रूल्स में, ये सेबी ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं, इनके साथ डिस्कशन किया है। यूएस इन्वेस्टर्स ने सेबी से बोला है कि ये रिफॉर्म्स जल्द से जल्द वो कर ले, ताकि इसके साथ ही साथ यूएस जो इन्वेस्टर्स है ये इंडिया में और इजीली इन्वेस्ट कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं सेबी इन टॉक्स है आगे चलकर जो ड्यूअल लिस्टिंग के जो पॉलिसी लेके आने के लिए, कि जहाँ पर इंडिया में आपको लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर किसी बाहर के एक्सचेंज में आपको लिस्ट करना हो तो। इसी के साथ आज का अपडेट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली अपडेट्स, मॉर्निंग अपडेट्स और इवनिंग अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारा फन कंटेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड, मार्केट्स रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।